जो सीनियर सिटीजन होता है वो हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहता। और रीज़न होता क्या है कि हॉस्पिटल में जो नर्सेस की हॉस्पिटलिटी और नर्स की जो ब्यूटी होती है, कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स और एजेड पेशेंट होते हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर कैद करके रखना चाहती है। एक बार की बात है, एक बार नर्स ने एक बूढ़े बाबा को बोला कि बाबा आप थोड़ा लंबी सांस लीजिए। जब उस सीनियर सिटीजन ने लंबी सांस लिया और फिर नर्स ने उसे पूछी कि आप अब किस तरह फील कर रहे, तो बाबा बोलता है, वाह बेटा आप कौन सा परफ्यूम लगा के आए हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें उनके यूज और फंक्शन के बेसिस पे 8 जगह कैटेगराइज किया गया है। क्या सर सारे वर्ड्स को इन्हीं 8 खंबे में किस तरह डिवाइड किया गया है, इसे हम जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। आज यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। जो बाकी रह गए उसे इसी वीडियो में एनालाइज करना मुश्किल है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्या जानते हैं कि सर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हमने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और उस चीज़ का अगर नाम है तो हम उसे नाउन कहेंगे, यानी कि नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना है कि सर सेंटेंस में नाउन का पोजीशन क्या है, सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे, नाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे या तो फिर ऑब्जेक्ट बनेंगे। सब्जेक्ट यानी डूअर, ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर। डूअर यानी किसी भी एक्शंस को अंजाम देने वाला और रिसीवर उस एक्शंस के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे द टीचर रिटेन आ स्टूडेंट। सर टीचर एक नाउन है और यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सर स्टूडेंट भी नाउन है, पर ये नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सर अभी अभी आपने सब्जेक्ट को डूअर भी बोला और ऑब्जेक्ट को रिसीवर भी बोला, तो यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है और कौन उस एक्शन को अपने अंदर ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टीचर है, टीचर एक्शन कर रहा है पर इसके किए हुए एक्शन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नाउन का जो फंक्शन है या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा या तो फिर सब्जेक्ट बनेगा। और इसकी पोजीशन की बात करें तो या तो वर्ब के पहले होगा या तो वर्ब के बाद होगा। अब यहाँ पर देखिए 1-2 सेंटेंस में और लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना है। आपको यहाँ पर देखना है कि सर कारपेंटर एक नाउन है और यहाँ पे वर्कशॉप भी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कारपेंटर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे देखिए वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब। नाउन और प्रोनाउन कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, जो नाउन करेगा हूबहू वही फंक्शंस को प्रोनाउन भी रिपीट करता है। जब हम 4th या 5th क्लास या 4th 5th इवन आप जब 8th स्टैंडर्ड तक रहते हो तो आपको नाउन की डिफिनेशन, उसके काइंड्स और सेंटेंस आपको दे दिया जाता है। सेंटेंस में से डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स को सेग्रीगेट करना होता है, पर यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग को जोर देना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। शायद ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, पर याद रखिए ये कॉन्सेप्ट आपकी लैंग्वेज सीखने की बुनियाद को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम अगर प्रोनाउन का अगर हम एग्जांपल लें तो अभी अभी हमने आपको क्या बोला कि नाउन और प्रोनाउन कहीं ना कहीं
कोरिलेटेड है, और जब कोरिलेटेड है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का फंक्शन एक होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता, यहाँ पर लायन सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है इसे आपको श्योर कर लेना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में लायन को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो नाउन के ही अंडर में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को अगर मैं दूसरी तरह से मॉडिफाई करूँ, ये जो इट है इस लायन के इंस्टीड में यूज किया गया है, इस लायन के प्लेस में इस इट को यूज किया गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये इट प्रोनाउन है, और कहीं ना कहीं नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ लिखता हूँ, एक साथ अगर समझते हैं तो शायद इन दोनों के बीच की डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा। प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन, और दूसरा हमारा है कंजक्शन, CONJUNCTION कंजक्शन। प्रीपोजिशन दो वर्ड्स का कॉम्बो है, अगर आप इसे स्प्लिट करोगे तो यहाँ पर आपको प्री और फिर यहाँ पर मिलता है पोजीशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कंजक्शन है, कंजक्शन यानी कि ज्वाइंटर। पोजीशन का मतलब स्थान और प्री का मतलब पहले। कई बार कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं इंग्लिश सेंटेंस में, जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, और जो नाउन के पहले प्रयुक्त होंगे या तो वो आर्टिकल होंगे, या तो फिर वो एडजेक्टिव होंगे, या तो फिर वो प्रीपोजिशन होंगे। आप क्या देख रहे हैं कि सर ऑन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इसलिए क्योंकि नाउन के पहले ये प्रयुक्त हुआ है। अब ये टेबल नाउन है, दा को नहीं देखना है, यहाँ पर दा को श्योर करते हुए प्रीपोजिशंस को हमें अप्लाइड नहीं करना है। जब टेबल नाउन है और ये नाउन के पहले जो ये वर्ड आया ऑन, ये प्रीपोजिशन है, इसीलिए इसका नाम प्रीपोजिशन पड़ा, क्योंकि ये नाउन के पहले यूज होता है। ये हुआ प्रीपोजिशन। अब कंजक्शन को हमने ज्वाइंटर बोला है। अब कंजक्शन अगर ज्वाइन अगर करता भी है तो ये वर्ड को वर्ड के साथ ज्वाइन करता है। कंजक्शन या तो फ्रेज को फ्रेज के साथ ऐड करेगा, या तो क्लाउज के साथ। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर राम एंड मोहन दो वर्ड्स हैं और ये दोनों वर्ड्स प्रॉपर नाउन्स में हैं, अगर एंड एक कंजक्शन है इन दोनों वर्ड्स को जोड़ता है तो एंड के पहले प्रॉपर नाउन है तो एंड के बाद भी प्रॉपर नाउन होना चाहिए, तभी आप सही इस्तेमाल किया कंजक्शन का। सपोज अगर हमने, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 days। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन या कंजक्शन का। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले 4 का जो पोजीशन है ये किस तरह है, इस 4 को किस तरह से यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए डेज, डे हमारा क्या है, नाउन, और नाउन के पहले यूज होने वाला वर्ड्स प्रीपोजिशन। फिर यहाँ पर देखिए कैट रन्स आफ्टर द माउस। अब यहाँ पर देखिए इस आफ्टर को किससे पहले रखा गया है, माउस के पहले। माउस नाउन है तो नाउन के पहले आफ्टर इस्तेमाल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है। फिर यहाँ पर इसी आफ्टर को, यहाँ पर देखिए यहाँ भी आफ्टर है, यहाँ भी आफ्टर है, पर आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब आप डिफ़ाइन करोगे तो उसके डिफिनेशन में साफ कह दिया है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उसे उसके यूज और प्रयोग के आधार पर उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका यूज प्रीपोजिशन के रूप में हुआ तो आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन है, पर यही आफ्टर यहाँ पे इसका यूज कुछ दूसरे तरह से हुआ है, तो आप यहाँ पे इस आफ्टर को प्रीपोजिशन ना बोलकर आप इसे कंजक्शन कहेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि
कि कंजक्शन एक ज्वाइंटर भी है, और कंजक्शन अगर ज्वाइन करेगा तो वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ, या तो क्लाउज को क्लाउज के साथ। क्लाउज में हमने क्या पढ़ा था कि क्लाउज किसे कहेंगे? सर क्लाउज भी एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना मुनासिब है। क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है, तो हम उसे क्लाउज कहेंगे। अब यहाँ पर आफ्टर, यहाँ पर देखिए ही केम, सब्जेक्ट वर्ब यानी क्लाउज है। फिर देखिए यहाँ पर द टीचर हैड टाउट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब यानी क्लाउज, सब्जेक्ट और वर्ब यानी क्लाउज, और इन दोनों क्लाउज को ज्वाइंट कर रहा है आफ्टर, तो यहाँ पे ये आफ्टर ज्वाइंटर है, ज्वाइंटर यानी कंजक्शन। अब यहाँ पर खुद आप एज्यूम कर सकते हो कि सर यहाँ पे यही आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और वहीं पे ये आफ्टर इस सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड 8 जगह पे किस तरह यूज होगा, ये तो इसके यूज और इसके फंक्शन पे आधारित है।